जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के इकोनॉमी के एमसीक्यू जो कि हिंदी में मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। जिस प्रकार के एमसीक्यूज बनते हैं वो एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें बेसिक करंट अफेयर्स सभी शामिल होंगे और ये हमेशा आपके काम आएंगे चाहे आप कभी भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करना है सबसे पहले, और शेयर कर दीजिए दूसरे ग्रुप्स में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, क्योंकि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आओगे तो इसमें घाटा आपका हो जाता है हमेशा। मैं कोई भी पहल नहीं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते हो जिसके कारण व्यूज़ कम आ जाते हैं और मैं चीज़ों को वहीं पर रोक देता हूँ, है ना। क्योंकि इसका ख्याल रखना पड़ता है कि कुछ लोग कम से कम लाइक, जो भी लोग आते जा रहे हैं लाइक जरूर करिए, है ना। तो जो भी लोग आते जा रहे हैं करते जाइए लाइक। और कुछ लोग आ जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर, है ना। देखिए पहला स्टेट में ये प्रश्न है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय, आपने नाम सुना है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न इससे रिलेटेड आया था इस प्रकार का। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना, बिजली उत्पादन की लागत में कमी करना, या फिर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण। तो इसमें कौन सा सही है? एक और दो केवल, दो और तीन, तीन केवल, या फिर एक दो तीन? तो आंसर क्या है इसका? आप पॉज करके थोड़ा सा आप सोचिए और बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आंसर है इसका डी, यानी कि सारे के सारे सही है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत करी गई थी 5 नवंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। इसकी परिकल्पना क्या की गई थी? वित्तीय बदलाव हो इसके अंदर, परिचालन में इसके सुधार हो, बिजली उत्पादन की लागत में कमी हो, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास हो और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की इससे बात हुई थी। ठीक है, उदय नाम था इसका। ये कभी भी लौट फिर के आ सकती हैं ये जो योजनाएं हैं। और आपको कल जो भी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो भी बातें कही हैं उसमें आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, लिखना है कि क्या क्या वो बातें थी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। मैं देखना चाहता हूँ आपका माइंड किस स्तर से काम कर रहा है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अपना दिमाग खोलना होगा। जो भी वित्त मंत्री जी ने योजनाएं परियोजनाएं जो भी लागू करी हैं कल, जो गरीबों को मजदूरों के लिए क्या क्या चीजें हुई, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त होने के बाद पहले आप ये सुन लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खनन कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में एक नॉन प्रॉफिट बॉडी सेटअप है। दूसरा स्टेटमेंट है, जिला खनिज फाउंडेशन को धनराशि संघ और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रदान की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, खनन प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए डीएमएफ से मिलने वाली धनराशि खैराती कल्याण योजना जो कि प्रधानमंत्री के वाई का उपयोग करती है। ठीक है, स्टेटमेंट इसमें से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला तीसरा, या दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा? आंसर है इसका क्या? बी। बी यानी कि पहला और तीसरा सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ठीक है, जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी, ठीक है, गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है। यह खनिजों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित करता है, खनिजों के योगदान। ठीक है, इसके संचालन का तरीका संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि केंद्र सरकार के में। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रा योजना से संबंधित कल मुद्रा योजना से संबंधित भी कुछ बातें हुई थी, मुद्रा योजना से संबंधित। ठीक है, तो इसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्या है मुद्रा योजना, या फिर इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है मुद्रा योजना से। मुद्रा योजना का प्रमुख ध्यान गैर कॉर्पोरेट
लघु व्यवसाय क्षेत्र पर है, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, NCSBS, लघु गैर कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र। लंबी अवधि में मुद्रा छोटे व्यवसायों को औपचारिक बनाने की सुविधा प्रदान करता है, लंबी अवधि में। तीसरा स्टेटमेंट है, मुद्रा लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। स्टेटमेंट कौन सा सही है? दो सही है, एक दो सही है, या एक सही है, या एक दो तीन सही है। अब पहले इसके बारे में सोचिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं। कल से आपका रेगुलर वीडियो ये वाला आने वाला है 10 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट 10 बजे आएगा, जिससे आप तैयार हो जाइएगा 10 बजे इसे थोड़ा समझने के लिए, पढ़ने के लिए। आंसर है इसका डी, यानी कि सारे के सारे तीनों के तीनों इसमें सही ऑप्शन है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बैक करके वीडियो को। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, जब मोदी सरकार जी की आई थी, तब ये स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया लेकर आए थे। तो स्टैंड अप इंडिया से संबंधित एक प्रश्न भी आया है यूपीएससी के अंदर, 2016 या 17 के आसपास आता रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह योजना केवल SC/ST समुदाय से संबंधित महिलाओं को लाभ देती है। दूसरा स्टेटमेंट, इस योजना के तहत ऋण हरित क्षेत्र और भूमि क्षेत्र परियोजना दोनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर तीसरा सॉरी चौथा सही है, यानी कि ना तो एक ना दो। तो इसका आंसर है डी। ये पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं से संबंधित तो है ही है, महिलाएं इसमें कोई भी शामिल हो सकती हैं, और SC/ST वर्ग के क्या पुरुष भी इसमें शामिल हो सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। और ये दोनों ही को उपलब्ध नहीं कराती है, इसके बारे में आपको और पढ़ लेना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह उन देशों का एक समूह है जो जलवायु परिवर्तन समाधान के लिए ऋण प्रदान करने में सबसे आगे है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह 22 स्थायी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें भारत सदस्य नहीं है। पेरिस क्लब समूह, पहला स्टेटमेंट सही है, केवल दो सही है, एक दो सही है, या फिर दोनों ही इसके गलत हैं। आंसर है इसका बी, यानी कि दूसरा केवल इसका सही है। भारत स्थायी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है। 22 स्थायी सदस्यों का क्या है, एक अनौपचारिक समूह है जिसमें भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। 2016 में यूपीएससी में एक प्रश्न आया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति से, ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न था वो। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है, बन जाते हैं क्वेश्चन हाल ही में, तो इस वजह से लिख दिया गया यहाँ पर। इसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। इसे IMF ने जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सूचकांक में अधिकांश देशों से पीछे है। तो स्टेटमेंट पहला दूसरा सही है, या दोनों ही इसके गलत हैं। आंसर है इसका बी, यानी कि दूसरा इसका बिल्कुल सही है। अधिकांश देशों से क्या है, पीछे है, लेकिन इसे IMF जारी नहीं करता है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया था, ठीक है। तो क्या है ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कौन जारी करता है? GIPC, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है। यह एक वार्षिक सूचकांक है, ये भी ध्यान में रखना है, जो 8 संकेतकों के श्रेणियां हैं, ठीक है, जो जिसके 8 जो संकेतक हैं वो क्या है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आपको पढ़ लेने चाहिए अच्छे से बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में। मैं एक पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा, जिस प्रकार से कल आपको MSME के बारे में एक वीडियो बनाया था, इसी प्रकार से बौद्धिक संपदा के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी जनरल जो जानकारी है वो बढ़ जाएगी यूपीएससी से रिलेटेड, और प्रश्न बनने होंगे वो वहीं से आसपास बनेंगे। बाकी का आपको करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है, वो तो मैं करा ही रहा हूँ यहाँ पर। ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य और बाजार पहुंच प्रवर्तन, IP परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण, प्रणालीगत क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन की एक देश की बौद्धिक संपदा, ठीक है, ढांचे ढांचे की ये क्या करता है,
जांच भी करता है। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो प्रक्रिया हो रही है तेल से रिलेटेड, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। भारतीय रुपया निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित मामलों में मूल्यह्रास करेगा, यानी कि मूल्य जो है डाउन हो जाएगा भारतीय रुपए का। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी लिखी रहेगी, ये समझना पड़ेगा आपको। इस वजह से मैं जो भी आपको शब्द बताता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, आपको रेगुलर वीडियो देखने पड़ेंगे पूरे के पूरे, तब चीजें आपको यूपीएससी में ऐसा नहीं लगेगा कहीं और कोई शब्द आ गया, प्रश्न कहाँ से आ गया, इस प्रकार की चीजें नहीं लगेंगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या होगा, इसका रुपए का मूल्यह्रास हो जाएगा। या फिर दूसरा स्टेटमेंट है, जब डॉलर से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तब इसका मूल्यह्रास होगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा गलत है, यानी कि दोनों ही गलत हैं। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे अभी। ठीक है, इसका आंसर है सी, यानी कि इसके दोनों ही सही हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत के व्यापार घाटा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो व्यापार घाटा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तेल को खरीदने में। क्योंकि भारत अपनी अधिकांश तेल आवश्यकताओं की आयात करता है, आप सभी को पता है, लगभग 80% तेल का हम लोग आयात करते हैं खाड़ी देशों से और अन्य देशों से भी, जिसमें खाड़ी देशों का जो हमारा लेन देन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 65% के आसपास है टोटल में से। व्यापार घाटा भारतीय रुपए की अधिक आपूर्ति को प्रेरित करता है, जो बदले में मूल्य में क्या कर देता है, गिरावट कर देता है। इसलिए क्या सही है, एक तो सही हो ही गया। डॉलर से बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब क्या है, मतलब है कि डॉलर में निवेश अधिक रिटर्न दे रहा है। ठीक है, डॉलर में निवेश क्या कर रहा है, अधिक रिटर्न दे रहा है, यानी कि डॉलर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा रुपया क्या रहता है, मान में कमी हो जाती है। इसलिए निवेशक भारतीय बाजार से धन बाहर निकालेंगे, जिसका अर्थ है रुपए की आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, और मुद्रास्फीति जैसी चीज आ जाएगी और इस प्रकार मूल्यह्रास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुद्रा का जो मान है वो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। कैश रिजर्व रेशियो, CRR के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, आज क्या करना है, आपको बुक खोलनी है बेसिक बुक्स, उसमें CRR के बारे में देख लेना है क्या है। जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, जो भी मैं शब्द बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इनसे रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आपको काफी अच्छा भी लग रहा होगा ये प्रश्न वगैरह। और साथ मैंने प्रश्न की PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, जो लोग पेड ग्रुप में हैं। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया गया, ठीक है, अभी कितना है, 4 साढ़े 4 के आसपास रहता है ना, लगभग लगभग। तो आप कमेंट करके बताइए अभी करंट में CRR कितना है, आप लोग बताइए। ठीक है, एंड में हम लोग आपके कमेंट भी देखेंगे और मैं बात करूंगा उन पर। तो जो भी लोग आते जा रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, जिससे आपका लाइक बहुत जरूरी है, कम से कम इतनी चीजें होती रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़े से इंगेज और रहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेगुलर चीज़ों को बना सकता हूँ, रेगुलर कर सकता हूँ। यही बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोग छोड़ देते हो बीच में चीज़ों को देखना। और चलिए छोड़िए, उससे रिलेटेड बात नहीं करते। ब्याज दरों में वृद्धि होगी, कैश रेशियो यदि बढ़ा दिया जाए तो बैंकों की ओर धन का प्रवाह होगा, महंगाई में वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सॉरी पहला आंसर क्या है इसका, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या सभी सही हैं इसमें से। तो इसका आंसर क्या है, 1 सही है, यानी कि 1 और 2 सही है केवल। ब्याज दरों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बढ़ा दिया जाएगा तो ब्याज दरों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आप सभी को पता है लॉकडाउन के दौरान में CRR को क्या किया गया है, कम किया गया है, जिससे क्या हो, ब्याज दर में घटोतरी हो जाए। बढ़ोतरी होने से क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर तो मिल ही गया। जो भी सिनेरियो चल रहा है आखिरकार इसके बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि इकोनॉमी से संबंधित ये पॉइंट है कि अभी सरकार के द्वारा सभी को पैसे दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा, इसके लिए इतना पैसा।
आखिरकार क्यों पैसा क्यों दिया जा रहा है? देखिए, जो कोई चक्र है, ठीक है, चक्र अब क्या हो गया है, वो रुक गया है। तो आपने देखा होगा, कोई चीज रुक जाती है, जिसका इंजन खराब हो जाता है, तो इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है ना। धक्का, धक्का लगाओगे किसके लिए, क्या चीज दे रही है वो दे रही है आपको पैसा। तो आपको धक्का किससे लगेगा, पैसे से ही लगेगा। लोगों के पास क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। पैसों से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। पैसा नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से आएगी बताइए। तो एकदम से डिमांड बढ़ेगी, एकदम से क्या होगा, लोग अपना अपना रेस्ट्रा वेस्ट्रा जो भी है सारी चीजें ओपन करने लग जाएंगे। ठीक है, जो भी उन्हें परचेज करना है, उनके पास पैसे आ जाएंगे, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, और तुरंत ही तुरंत वो रिकवर हो जाएगा, यानी कि जो चक्का जाम है वो चल जाएगा। कारण ये है इतना पैसा देने का। ठीक है, कुछ लोगों के हो सकता है आने वाले समय में, जैसा कि रेहड़ी वाले जो हमारे जो ठेलों पर जो लगाते हैं, उन्हें 10,000 देने की बात हुई है, कम से कम 10,000 रुपये। और ये बात किसने कही थी, अभिजीत जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने ये अच्छा सजेशन दिया था कि हर व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपये कम से कम डाले जाए और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया जाए। तो उनकी बात को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया, उनके आइडियाज को इसमें इंक्लूड किया गया है सरकार के द्वारा। तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने अभी क्या किया है, 10,000 रुपये रेहड़ी वालों के लिए बात करी है। और हो सकता है आने वाले समय में जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग है, आ, उनको भी कुछ ऐसी अभी सुविधाएं जो दी गई हैं, उसके अलावा भी जो आम जनता है उस उनको भी कुछ ऐसे पैसे दिए जाएं जिससे डिमांड बढ़ सके। उनके खाते में पैसे आएंगे, डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी लोग बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रोजगार भी वहां पर पनपने लग जाएंगे। तो ये एक कारण है इतना सारा पैसा देने का सरकार को। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, महंगाई में वृद्धि अ, नहीं होगी इससे। ठीक है, तो ये ज्यादा जानकारी के लिए ये है आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संकीर्ण धन का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन संकीर्ण धन का, आगे सर संकीर्ण धन होता क्या है। ठीक है, जनता के साथ मुद्रा। ठीक है, जनता के द्वारा जो धन है वो जनता का संकीर्ण मुद्रा है। क्या ये संकीर्ण मुद्रा है। वाणिज्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ समय जमा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखे हुए आते हैं, आप परेशान हो जाओगे, चकरा जाओगे आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो पहले मैं ये चीज बता दूं, बचत डाकघर बचत बैंकों के पास जमा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, संकीर्ण धन होता क्या है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या फिर ये सभी सही है, तीनों के तीनों। तो ये क्या है, सी इसका आंसर है, यानी कि पहला और तीसरा इसका सही है। मनी सप्लाई जैसे मनी डिमांड, स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, मनी सप्लाई किसी विशेष समय में गणतंत्र के बीच प्रचलन में धन का कुल भंडार मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। ठीक है, ये तो सबको लगभग लगभग पता सा ही रहता है, लेकिन जो जनता द्वारा धारण की जाने वाली मुद्रा क्या होती है, ये है जनता के साथ मुद्रा, जो शब्द आया है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो रुकी हुई मुद्रा। ठीक है, संकीर्ण मुद्रा यानी रुकी हुई मुद्रा, जमी हुई मुद्रा, जिसका संचालन नहीं हो रहा है, ये उससे रिलेटेड टर्म है। ठीक है, बाकी का ये देख लीजिएगा, ये कुछ टेक्निकल है जो आपके लिए ज्यादा लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रीकृत घाटे में सरकार द्वारा बाजार उधारों की मात्रा को दर्शाया गया है। मुद्रीकृत घाटे में यानी पूंजीगत घाटा। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बाजार से पूंजी का उपयोग कर सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों बाजार से पूंजी का उपयोग कर सकती हैं क्या। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। आंसर है सी, दोनों ही इसके सही है। तो ये नॉर्मल सी कुछ बातें हैं। पूंजीगत घाटा पूंजी प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय जरूरतों के बीच अंतर को दर्शाता है। पूंजीगत घाटा क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे में सरकार की ब्याज देनदारियों का योग शामिल है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं आपके। आंसर इसका डी, दोनों ही गलत हैं। आज आपको करना क्या है, ये कल भी
कुछ टर्म्स थे, पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा, इन सबको आप बेसिक बुक से निकालिए। मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन आपको ये पहले पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं बताऊंगा, चीजें समझ में आएंगी, वरना ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है, निकल जाएगा। आप तब तक दिमाग नहीं लगाओगे, नहीं सीखोगे, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, तब तक चीजें आएंगी नहीं, ठीक है। मैं बता दूंगा, आप लोग क्या सोचोगे, मुझे तो आ गया, और आप करोगे ही नहीं, बुक ही नहीं खोलोगे। तो आज बुक खोलिए, जो भी टर्म्स मैंने बताए हैं उनके लिए खोजबीन करोगे, टाइम लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, लगने दीजिए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है। गैर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां यानी कि एक तो होता है कर, कर यानी कि जैसे आपने कुछ कमाया, किसी कंपनी ने कुछ कमाया, उसका डायरेक्ट ले लिया सरकार ने। अब गैर कर यानी कि बिना कर के, यानी कि वो कर नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा आ रहा है सरकार के पास, सरकार के पास, वो क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश। सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है? जो आपके नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो क्या है? सार्वजनिक उपक्रम होती हैं। जैसे बैंक हुई, ये क्या है? सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। तो सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश जो आता है, क्या वो गैर कर राजस्व है? यानी कि वो, उससे राजस्व आता है, यानी बिना कर के ही, हम कर तो है नहीं, कर तो उसे लिया नहीं आता है, क्योंकि उसकी खुद की भागीदारी होती है सरकार की। दूसरे देश को दिए गए ऋण पर रुचियां प्राप्त, रुचियां देखिए, इस शब्द का ऐसे ऐसे शब्द आपको आ, मिलेंगे यूपीएससी के अंदर, ठीक है। दूसरे देश को दिए गए ऋण पर रुचियां प्राप्त, यानी कि रुचियां का यहाँ पर अर्थ क्या पता है? ब्याज, ब्याज प्राप्त, ठीक है। राज्य सरकार को दिए गए धन पर ब्याज प्राप्त हुई, और विश्व बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां, अब बताइए, विश्व बैंक से पैसा ले लिया, तो क्या ब्याज प्राप्त होगी उससे? ठीक है, आंसर देख लो, एक सही, दो तीन चार सही, एक दो तीन सही, या फिर तीन सही, आंसर है इसका सी, ठीक है, यानी कि एक दो तीन। ये मैंने बताया अभी आपको, विश्व बैंक से ऋण ले लिया, अब पैसा ऋण ले लिया तो ब्याज देंगे या लेंगे वहां से? हम तो ब्याज देंगे ना वहां, ठीक है। तो ब्याज देंगे तो प्राप्तियां क्या हुई? वो तो देनदारी हुई हमारी, हम तो दे रहे हैं वहां पर। इन सब में क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, लेकिन गैर कर से, यानी कि कर नहीं है वो, लेकिन प्राप्तियां हैं, क्योंकि बिजनेस करती है कहीं ना कहीं, बिजनेस सरकार हमारी, उससे प्राप्त है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये शायद लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक रूप नहीं है? राजस्व व्यय व्यय का रूप नहीं है। आंतरिक और बाहरी ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान, ठीक है। जो भी हमने ऋण ले रखा है, आंतरिक या बाहरी, उस पर जो ब्याज देते हैं, क्या वो राजस्व व्यय? व्यय क्या होता है? खर्च करना। राजस्व क्या होता है? जो भी राजा के द्वारा कमाया हुआ धन है, ठीक है, यानी कि हमारी सरकार के द्वारा जो धन है, वो क्या किया गया है? व्यय किया गया है। तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ये ब्याज दिया गया है, तो ये शामिल है या नहीं है, ये बताना है। सब्सिडी क्या होती है? ये शामिल है या नहीं है? राजस्व व्यय है या नहीं है? कानून और व्यवस्था राजस्व व्यय है या नहीं है? ठीक है। सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय, ये है या नहीं है? ठीक है, आंसर है इसका डी, यानी कि सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी सारी सरकारी जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड है, और ये हमारी जो परियोजना वगैरह चलाई जाती है उनसे रिलेटेड है। तो आप समझने का प्रयास करिए, राजस्व से रिलेटेड क्या है? सब्सिडी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वो भी किस में आएगा? राजस्व व्यय के अंदर आएगा, और ऋण का भुगतान करना भी राजस्व व्यय के अंदर आएगा। इनसे रिलेटेड प्रश्न हमेशा बनेंगे, आपको इस वजह से रेगुलर वीडियो देखने पड़ेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। कोई भी पॉइंट मैं बोलता हूँ वो आपको थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखोगे, तो चीजें आपके समझ में आती रहेंगी। तो जिन लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आपके सामने ये नंबर आ रहा है 9068588472, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। कल आपने एक रिव्यू मैंने डाला था, वो देख लिया होगा। अब मैं आपके थोड़े से कमेंट देख लेता हूँ, कोई कमेंट है? इस वीडियो को जरूर लाइक करिए सभी लोग।
सर आप कहाँ हो, क्यों नहीं स्टडी करा रहे हो सर का। चलिए आप लोगों के कमेंट मैंने देख लिया है, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है। रेगुलर अब वीडियो आएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।